नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी को जमकर घेरा है। बता दें कि संजय राउत ने बीजेपी की असलियत को उजागर करते हुए अमित शाह का असली चेहरा जनता के सामने लाने का काम किया है और अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं और चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। सभी नेता अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और जनता के बीच पहुंच के अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इस बीच शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर जमकर के हमला बोला और आरोप लगाया कि अमित शाह महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र झारखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने चेले चपाटे और चोर लफंगों के साथ चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। लोकसभा में हमने उन्हें चुनाव हराया और अब विधानसभा में भी हार रहे हैं। इसलिए ये लोग अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और घोटाले कर रहे हैं और इसमें चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा सीट हैं, वहां वो ऐसे वोटर्स को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को वोट दिया था। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोटर्स और निकाल देंगे और दूसरे वोटर्स को डाल देंगे, जिससे कि हमारी जीत की संभावनाएं कम हो जाएं। ये सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा देश ही नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे कि देश में लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा रहा है। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 26 नवंबर तक है। ऐसे में 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए कम समय बचता है। इस पर संजय राउत ने कहा कि 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे हैं और 26 तारीख तक सरकार बनानी है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर 23 से गिनती शुरू होकर 24 तक चलती है। सरकार बनाने के लिए मतदान और काउंटिंग के बाद सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। लोग 2 दिन में मुंबई पहुंचते हैं, गठबंधन बनेगा, एक साथ आएंगे, फिर राज्यपाल के पास जाएंगे। 2 दिन में से ये सब कैसे होगा? इसीलिए जानबूझकर 2 दिन का समय दिया है ताकि महाराष्ट्र शासन लगाया जाए। संजय राउत ने आगे कहा कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। आपको हमसे चुनाव लड़ना है तो मर्द की तरह सामने आइए और चुनाव लड़िए। अगर आप हारने के डर से इस तरह के घोटाले करेंगे तो देश नहीं रहेगा। चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो नागपुर में रह करके इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है कि कैसे घोटाला करना है और इसमें शिंदे और अजित पवार को साथ नहीं लिया गया है क्योंकि अब ये दोनों का हटाने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को पूरी तरह नया मोड़ देने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की आखिरकार घोषणा हो गई है। मंगलवार दोपहर 3 बजे 30 मिनट पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना का काम 24 तारीख तक चलेगा। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, यानी नई सरकार बनाने के लिए 24 से 26 अर्थात 48 घंटों का समय मिलेगा। ये पर्याप्त नहीं है। 48 घंटों के अंदर सरकार का गठन कर शपथ ग्रहण करना होगा। इस दौरान दोनों गठबंधनों को अपने अपने विधायकों को एकत्रित करके बहुमत दिखाना होगा। विधायकों के साथ बैठक कर नेता नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये सब अलग नतीजे आने के 48 घंटे के भीतर नहीं हुआ तो विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नई विधानसभा अस्तित्व में नहीं आई। इसीलिए राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे। उसी योजना के तहत भाजपा महाराष्ट्र में जल्दबाजी में चुनाव करवाकर अपना एजेंडा पूरा कर रही है। अमित शाह और महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं को यकीन है कि वे महाराष्ट्र हार जाएंगे। ऐसे में महाविकास अघाड़ी जीत गई, तब भी उन्हें सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समय ना मिल पाए। उसके बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य करेंगे। कुल मिलाकर यही चाल दिखाई देती है। वहीं चुनाव के लिए सिर्फ 35 दिन की ही मोहलत मिली है और चुनाव आयोग ने ये सब जानबूझ के किया है। महाराष्ट्र में एक पूरी तरह से अवैध सरकार चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और देश के प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री की मिली भगत से चलाई गई। इसमें मुख्य किरदार जो है वो निभाने वाले देश के मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपने कार्यकाल में उन्होंने शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस किसकी है इसका फैसला तक नहीं किया। विधायकों की अयोग्यता पर उन्होंने फैसला नहीं दिया और चुनावों की घोषणा हो गई तब भी तारीखों का खेल जारी रखा।
वहीं ये सब सीधे सीधे कानून और संविधान की नीलामी है। मोदी शाह के आगे झुकने वाले और दबाव में काम करने वाले देश के न्यायाधीश के रूप में अपनी शान दिखाते हैं। इसका दुख है विधान परिषद में राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण द्वारा मंजूर 7 मनोनीत सदस्यों को जल्दबाजी में 15 अक्टूबर को शपथ दिलाई गई। ये एक और गैर कानूनी काम विधान भवन में हुआ। 2.5 साल पहले ठाकरे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक सूची राजभवन में पड़ी हुई है। इस पर निर्णय ले ऐसी एक याचिका पर न्यायालय में सुनवाई शुरू है, लेकिन 15 तारीख को चुनाव की घोषणा होने से 4 घंटे पहले 7 सदस्यों की राज्य सरकार ने सिफारिश की। उन नामों को राज्यपाल ने तुरंत मंजूरी दे दी और आनंद फानंद में उन 7 लोगों को विधान भवन में शपथ दिलाई गई। देश के संविधान को राजभवन के पीछे समुद्र में सबने मिलकर डुबो दिया। ये एक राष्ट्रीय पाप है। लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान देश ने खुली आंखों से देखा। इन 7 सदस्यों में से एक इंद्रिस नायकवडी का प्रताप ये है कि उन्होंने सांगली महानगर पालिका में वंदे मातरम का विरोध किया था। वंदे मातरम ना हो इसके लिए उन्होंने सदन में हंगामा कर दिया और आज वही मोदी शाह फडणवीस एवं एकनाथ शिंदे की कृपा से राज्यपाल नियुक्त विधायक बन गए। क्या भाजपा और शिंदे में हिंदुत्व, देशभक्ति आदि विषयों पर बात करने की नैतिकता बची है? बता दें कि देश के चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे ईवीएम का समर्थन करते हैं, वे एग्जिट पोल की आलोचना करते हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबूतों के साथ उजागर हुए ईवीएम घोटाले पर चुप रहते हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में जमकर पैसों का इस्तेमाल हुआ। भाजपा के चेहरे चुनाव आयोग ने इसमें किसी भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया। 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र के कम से कम 200 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक को औसतन 15 करोड़ रुपए शिंदे ने बांटे। दोपहर 3:30 पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और आचार संहिता लागू कर दी। सरकारी पैसों की बंदरबाट हो गई। अब विपक्ष पर छापा मारने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। लोकतंत्र का ये उपहास दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं इस उपहास को समाप्त करने और महाराष्ट्र को भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्टाचार और भय के बोझ तले दबी हुई हैं। दिल्ली के 2 नेताओं की मनमानी बर्दाश्त करने के अलावा लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। चुनाव की घोषणा होते ही देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाविकास अघाड़ी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तब उनके बगल में अजित पवार बैठे थे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने खिचड़ी घोटाला, बॉडी बैग घोटाले का बात की, लेकिन ईडी सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी 17 विधायक कार्रवाई के डर से उनके साथ चले गए। ये बताना शिंदे भूल गए। चंद्रबाबू नायडू पर ईडी ने 371 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। नायडू 53 दिनों तक जेल में रहे। आपको बता दें कि ईडी ने नायडू के 24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। वहीं अब नायडू के मोदी सरकार का सहारा बनते ही ईडी ने उन्हें सीधे क्लीन चिट दे दी। दाऊद इब्राहिम ने डील करने वाले प्रफुल्ल पटेल भी छूट गए। शिंदे भी उसी कतार में थे। शिवसेना छोड़ दें अन्यथा जेल आए, ऐसा विकल्प अमित शाह ने शिंदे के सामने रखा था। वहीं शिंदे ने पिछले 2.5 साल में दिल्ली में कितने हजार करोड़ के बैग पहुंच पाए, पहले इसका हिसाब लें और फिर खिचड़ी आदि घोटाले के बारे में बात करें। महाराष्ट्र की राजनीति को इन लोगों ने खिचड़ी बना दिया है। इस दुष्चक्र को तोड़ना होगा। महाराष्ट्र की भ्रष्ट महायुति एक कलंक है। राज्य की जनता इस कलंक को मिटा देगी और आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी हार होगी। वहीं हार के डर से बीजेपी अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रही है, लेकिन इन सभी षड्यंत्रों का परिणाम क्या निकल के सामने आएगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।